नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिहार में नए नेतृत्व की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में बुधवार को एक ऐतिहासिक पल दर्ज हो गया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया सियासी अध्याय शुरू किया है। यह पहला मौका है जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी जेडीयू के कई दिग्गज मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हुए इस सत्ता परिवर्तन को बिहार की राजनीति का बड़ा मोड़ माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और नीतीश कुमार के सुशासन के अनुभव को साथ लेकर बिहार के विकास को नई रफ्तार देंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। बिहार में जो नया नेतृत्व उभर कर सामने आया है, जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम घटा है, यह क्यों महत्वपूर्ण है राज्य की राजनीति की दृष्टि से और राष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से। जाहिर तौर पे भाजपा और जदयू का गठबंधन सरकार के रूप में बना हुआ है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनका वो दिल्ली आए और सम्राट चौधरी पटना में मुख्यमंत्री बने। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो रेजिडेंट एडिटर हैं दैनिक जागरण बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे संजय सिंह जी से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बिहार के नए नेतृत्व का है। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, दो उप मुख्यमंत्री साथ में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नए नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो बिहार के लिए यह सियासी घटनाक्रम, यह सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है? देखिए, बिहार में देखा जाए तो भाजपा पूरे देश में बढ़ती चली जा रही थी। बिहार में ये आकर के ये सत्ता से दूर रह जाते, बस सत्ता इनके हाथ में फुल फ्लैश कभी नहीं रही। ये जब से भी ये घटनाक्रम, मतलब जितने भी आप इनका अगर पूरा सफर देखें तो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था बिहार के अंदर अपनी सत्ता पर अपना मुख्यमंत्री बनाना। और अगर देखा जाए तो अब बिहार में भाजपा की पारी अब शुरू होगी। अभी तक जो भी था, अभी तक नीतीश कुमार रहते थे, ये छोटे भाई के रूप में ही भाजपा यहाँ पे रही। अब ज्यादा सीटें लेने के बाद भी इसको सत्ता हासिल नहीं हो रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा और कद इतना बड़ा था कि उसमें भाजपा कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि इनको हटा के या इनके खिलाफ कुछ ऐसा अभियान चला करके वो सत्ता हासिल करे। वो जो भी चाहती थी, वो चाहती थी नीतीश कुमार की जो लीगेसी है, नीतीश कुमार का जो अपना कद है, उसको बनाए रखते हुए अगर उनके समर्थन से अगर सरकार बनेगी तो वो बेहतर होगी। और बीजेपी ने आज उसी को अपने कदम को बढ़ाया और उसी तरह से ये चीज हासिल की है, मुख्यमंत्री पद का वो। और उन्होंने जिस तरह से नेता का चयन भी किया अपने यहाँ, वो भी बहुत सूझबूझ दर्शाता है। और जिस तरह से सरकार का आज गठन हुआ है, दोनों ही दलों ने जिस तरह से संयम बरता है, जिस तरह से वहां से भी किसी अन्य को शामिल नहीं किया गया मंत्रिमंडल में, और नीतीश कुमार की तरफ से भी जदयू से जो दो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो भी अनुभवी हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है। और इसको देखते हुए बड़े लोगों की आशाएं इसमें टिकी हैं बिहार में भाजपाइयों की, कि अब उनकी सरकार बनी है तो वो किस तरह से काम करेंगे। जी बिल्कुल आलोक जी, इसके और भी पहलू हैं, वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार तो है, लेकिन चेहरा बदला है। इस सरकार का पहले नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे और अब भाजपा नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा जदयू की जो गठबंधन सरकार है, वो बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह सत्ता परिवर्तन का एक स्वरूप है, एक रूप है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय राजनीति की जब बात होती है तो बिहार ने कई इतिहास रचे हैं, और अगर आज बुधवार को जब हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कितना ऐतिहासिक पल है और क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा और जेडीयू के बजाय अगर हम कहें एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार फिर से है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारत की राजनीति के लिए। और नीतीश कुमार का कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब हम लोग बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गठबंधन की राजनीति जो है उसका एक बहुत बड़ा परिचय है कि गठबंधन की राजनीति कैसे की जाती है।
जी अब ये कहने वाली बात है, ये कमाल की बात है। और जिस तरह से ये पावर का ट्रांसफर हुआ है, नीतीश कुमार जी ने स्वयं उनको ब्लेस किया। आपने वो तस्वीरें देखी जिस तरह से उन्होंने नाम प्रपोज किया, उसके बाद फिर उनको माला पहनाया, फिर पीठ थपथपाई। और इसके पहले भी जो जनसभाएं थी या सरकारी कार्यक्रम में बिल्कुल अपने डिप्टी, जो वर्दी डिप्टी होता है, जो जिसको वो अपने सक्सेसर के रूप में देख रहे थे, उस तरह से उन्होंने किया है। साथ में दो और भी गठबंधन के घटक, तीन और गठबंधन के घटक दल हैं, उन तीनों को साथ में लेकर के चलना। और एक आप देखेंगे, जिस समय नीतीश कुमार को भाजपा ने आगे किया था, उस समय भाजपा बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार की पार्टी छोटी पार्टी, जनता पार्टी हो या उसके बाद जेडीयू हो। और उसके बाद जिस समय नीतीश कुमार को 2005 में, बल्कि 2004 से कहिए, जिस समय ये डिसीजन लिया गया कि जेडीयू एनडीए के वहां फेस नीतीश कुमार होंगे, उस समय जेडीयू के अंदर भी हलचल थी। मतलब उस समय के जो पुराने नेता थे वो बिल्कुल भौचक थे। बीजेपी के अंदर स्टेट लीडरशिप में काफी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। तो वहां से लेकर के जो बीच में आप 1.5 साल का एक अपवाद स्वरूप मान लें, तो वहां से लेकर के जिस तरह से ये गठबंधन चला और जिस तरह से उसकी परिणति हुई, आज मनोज जी एक ऐसी स्थिति है कि आप देखेंगे कि सडनली नीतीश कुमार के लिए आरजेडी कांग्रेस में बहुत सारा प्यार उमड़ गया है कि देखिए उनका क्या हुआ, कैसे व्यवहार किया बीजेपी ने। एक चीज समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार को मान सम्मान जो भाजपा ने, जिस समय वो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे वो कृषि मंत्री रहे हो, चाहे रेल मंत्री रहे हो, या अब जब वो मतलब बिहार की राजनीति में 2005 से मुख्यमंत्री रहे और अब 2026 में बीच का 1-2 साल का पीरियड हटा दीजिए, तो उनको जिस तरह से सम्मान के साथ भाजपा ने किया, उनको पूर्ण रूप से वहां सही में वो छोटे भाई के रूप में थे, पावर शेयरिंग के बजाय हम अगर ये बात कहें। तो इसलिए मुझे कई समय में समझ में नहीं आता कि राजनीतिक बात करने के लिए वो जिस तरह की बात कर रहे हैं कि देखिए उनके साथ क्या हुआ, अचानक इतना प्रेम नीतीश कुमार से उमड़ पड़ा है। कुछ समय पहले यही लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के काफी उटपटांग बातें की। ये भी साफ है कि उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है जैसा मतलब पहले था। ये सब लोगों के साथ, उम्र के साथ बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो उनके एक सम्मानजनक तरीके से, उनकी सहमति से, उनकी राजी खुशी से, एक मतलब सभी जगह पे टेस्ट करते हुए वो मतलब लोग पब्लिक आई में जिस तरह की स्क्रूटनी होती है, क्या नीतीश कुमार को वो यथोचित सम्मान मिला? बिल्कुल मिला। अगर मान लीजिए किसी तो और तरह से होना था तो चुनाव के बाद हो सकता था, लेकिन ये एकदम सम्मानजनक तरीके से और काफी सौम्य तरीके से ये जो हस्तांतरण हो रहा है, मतलब फ्रॉम कहने को है कि बीजेपी के लिए पहला वहां पे चीफ मिनिस्टर बिहार में बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए। ये भी देखिए कि जिस समय अनडिवाइडेड बिहार था उस समय भाजपा की संख्या ज्यादा होती थी। डिवाइडेड बिहार हुआ इसी कारण भी झारखंड में पहले वहां चीफ मिनिस्टर भाजपा के। तो ये एक चीज है जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है और जो काफी अच्छे से लोगों के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार की सहमति से, गठबंधन की जो राजनीति होती है उसके अंदर जितने तरह के मतलब सम्मान के साथ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या मतलब तालमेल बन सकता है, उन सब का एक ये नतीजा है जो लोगों के सामने है। जी, जाहिर सी बात है गठबंधन राजनीति को भाजपा और जदयू ने एनडीए के रूप में जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ाया है वो अपने में एक उदाहरण है। जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हम कहें या स्वरूप बदला है, चेहरा बदला है, लेकिन सरकार वही है। एक अपने में यह भी उदाहरण है भारतीय राजनीति के हिसाब से कि गठबंधन राजनीति में कितनी सहजता के साथ भी चीजें बदल सकती हैं, चीजें की जा सकती हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हर कोई इस बात को समझना चाहता है कि बिहार में भाजपा की बात की जाए तो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जदयू में भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या सामाजिक कारण रहे, क्या राजनीतिक कारण है, या क्या सुशासन संबंधी कारण है? देखिए, अगर आप देखिएगा तो भाजपा को चाहे कैलाशपति मिश्र जी के जमाने से देखिएगा बिहार के अंदर जी, जब वो लोग आए, उसके बाद सुशील मोदी रहे हो या किशोर यादव रहे हो या उसके बाद जो भी नेता पढ़े हैं, ये पूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं थे। भाजपा ने प्रयोग किया, नित्यानंद राय को उन्होंने बनाया, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और नित्यानंद राय जब आए तो ये समझा गया कि यादव वोटों को ये काट करके ला करके भाजपा को इस स्थिति में लाएंगे जो आज दिख रही है। आज स्थिति में कि मुख्यमंत्री उनका हो जाए, सपने तो भाजपा ने हमेशा देखे।
अपने नेताओं को बढ़ाया। लेकिन एक समय जब आया और नीतीश कुमार जब 2014 में जब राजद के साथ गए, उसके बाद आए हो या अभी लेटेस्ट राजद के साथ गए, तो कई बार ये हुआ, मंथन हुआ कि बीजेपी में कोई लीडरशिप किसके पास होगी, कौन संभालेगा। तो नीतीश जी को चैलेंज देने वाली स्थिति में कोई था नहीं। 2017 में ही आए हैं क्या नाम सम्राट चौधरी, और ये आते हुए भी तमाम दलों से होते हुए, जनता दल और उसके बाद ये राष्ट्रीय जनता दल से होते हुए जदयू में रहते हुए आए। तो जब ये आए, इनके आक्रामक तेवर, इनका लोगों से सामंजस्य और सारी चीजें हैं बीजेपी को मुफीद लगे। ये बीच में अगर आप देखिएगा तो एक साल, और शेर साहब जो संजय जी बता भी रहे थे कि जिस तरह से पार्टी चढ़ी और जो पीठ ठोकने वाली नीतीश जी हमेशा इनको आगे करते थे और जिस तरह से बढ़ा रहे थे, और ये मरमरिंग शुरू हो गई थी कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं जी। हालांकि भाजपा का अभी तक का ये रहा नहीं रिकॉर्ड, हमेशा एक पर्ची निकलती थी और पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो जाता था। और यह बात का मंथन यहाँ हो रहा था, क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? शिवराज चौहान आए हैं और एक पर्ची निकलेगी, आयन वक्त पे कुछ बता सकता है क्या? लेकिन अगर हम लोग देखें, चाहे तो राजस्थान का मामला हो या गुजरात का मामला हो या मध्य प्रदेश का मामला हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में थी और फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना के आती थी। बिहार ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। तो जितने भी पहले नेता थे, नंद किशोर यादव थे, वो उसमें ये क्या नाम नित्यानंद राय, वो यादव वोट वाला था, वो मामला फिक्स हो गया। दिलीप जायसवाल की चर्चा चलने लगी, लेकिन इनका वोट बैंक और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। लेकिन कुशवाहा वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता जो थे भी, गठबंधन में भी थे, उससे वो लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी का और उस चुनाव के नतीजे, ये सारी चीजें जो थी वो बेहतर था और इनके फॉर्मूले में वो फिट बैठते नजर आए। और इस तरह से हुआ। ये पहली बार है कि 1-1.5 महीने से लोग गेस करने लगे थे, बल्कि कहा यह जा रहा था कि दीवार पे नाम लिखा हुआ है, पढ़ने वाले पढ़ सके तो पढ़ लें। तो वो पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे थे, लेकिन वो भी अंदर से वो नहीं थे कि क्या होगा जी, जब तक कल नाम घोषित नहीं हुआ तब तक। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सामाजिक समीकरण के साथ साथ जो गठबंधन की राजनीति अब तक बिहार में बीजेपी और जनता दल यू के साथ एनडीए ने की है, दरअसल उसको एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो सामाजिक समीकरण को भी लेकर चल सके, उस लक्ष्य को साध सके, साथ ही सुशासन की जो अवधारणा के साथ शासन किया है बीजेपी और जदयू के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने, वो भी आगे सहज रूप से आगे बढ़ सके। तो एक ऐसे चेहरे की तलाश थी। संजय जी, बात चेहरे की हम कर रहे हैं, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में, चाहे वो प्रदेश की हो या राष्ट्रीय राजनीति हो। नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं और सम्राट चौधरी पटना में मुख्यमंत्री बन गए। आप कैसे देखते हैं, अगर हम सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं? देखिए, बिहार पे जो बदलाव है वो ग्राउंड पे बदलाव तो सबको परिलक्षित होता है, जो भी बिहार पहले क्या है या बिहार जा रहा है। हमारे जैसे लोग जो बिहार से मतलब एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब थी कि 1984 में जब वहां निकले तो सेशन लेट हो रहा था, बाकी चीजें हो रही थी, बाकी मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हर लोग मूव करता है, लेकिन वो फोर्स्ड एक तरह से हम लोगों का जो बिहार से निकलने का प्रोसेस था, और हमारे पूरे जनरेशन या काफी समय बाद अब परिस्थिति जाकर के संभली है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, समीकरण जो जातिगत या बाकी सोशल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या जो व्यवस्थागत, एक जो पटरी पकड़ ली है, और दूसरा एक चीज है कि एनडीए के शासन काल में नीतीश कुमार वहां एक सक्षम थे, उनका अपना एक विजन था जो उन्होंने मतलब केंद्र में मंत्री रहते हुए या प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दर्शाया। दूसरा, आज की जो केंद्र की सरकार है, जिसकी गवर्नेंस की जो मूल चीज है वो डिलीवरी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वाली डिलीवरी का, और टाइम बाउंड कोई भी चीज कह दिया तो समय के साथ मतलब हम फीता भी उसका हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन का फीता भी हम काटेंगे। उसके कारण विकास की प्रक्रिया तेज हुई और ताकि अन्य तरह के जो सामाजिक सोशल समाज कल्याण वाले कार्यक्रम है वो तो है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, भाजपा ने वो उप मुख्यमंत्री थे, वो दो मुख्यमंत्री के पद चले गए जेडीयू को। भाजपा के उप मुख्यमंत्री पहले थे, उन्होंने कल क्या कहा कि हमारे नेता, हमारे जो कप्तान है वो जो कहेंगे अब आगे से कहीं कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से स्टेप डाउन करने की मरमरिंग नहीं। तो उसके बाद समीकरण बना है विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। एक यादव ताकि यादव जो एक आप कहिए संख्या के हिसाब से उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, इसी कारण
कई बार लोग मतलब लालू जी वही समीकरण बाकी भी पिछड़ा जाति को थोड़ा साथ में लेकर के वो चले। उसके बाद भी इस कास्ट का एक खूबी है यादवों का कि थोड़ा अग्रेशन उनके अंदर है, जिसके कारण बाकी लोगों को तकलीफ होती है, वो एक अलग बात है। वहां विजेंद्र चौधरी विजेंद्र यादव जो भागीदारी उनको लगता था कि सत्ता में हमारी मतलब पिछले 20 साल से भागीदारी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, तो वो वहां पे कर दिया। नंदकिशोर यादव जो बीजेपी के एक प्रोमिनेंट नेता थे, हालांकि बहुत यादव वोट लेकर के नहीं आए, उनको उन्होंने राज्यपाल बना दिया नागालैंड का। तो इस तरह के जो समीकरण है, नंदकिशोर राय का और आलोक जी जिक्र कर रहे थे, वो यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री, तो नित्यानंद राय का तो ये जो चीज है, ये जो समीकरण साधने की बात है, और अपर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी मतलब वो है। थोड़ी नाराजगी बीच में कुछ कारणों से लेकर के अपर कास्ट की हुई थी, मेरे ख्याल में वो भी समय के साथ हो चली जाएगी। उस चीज को लेकर के मूल चीज ये है कि एक जो प्रक्रिया पकड़ी थी बिहार ने विकास की, डेवलपमेंट की, उसको आगे लेकर के कैसे जाए। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी देखिए सभी जगह यंगर जो लॉट है उसको वो ग्रूम कर रही है। उनको सम्राट चौधरी को पिछले 3 साल से बीजेपी इस पद के लिए ग्रूम कर रही थी। उसके पहले अपना चेहरा बनाने के लिए एक बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, सही बात है, जिसको लेकर के काडर में यहाँ वहां कई बार थोड़ा डिसेंशन था, लेकिन लोगों ने उन्हें अपना नेता एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब अभी तक ऐसा नहीं कि जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को एक्सेप्ट कर लिया, बंगाल में उन्होंने उसी तरह एक्सेप्ट किया। तो ये चीज है कि यंगर है, मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से यंग कहेंगे या यंगर कहेंगे, तो एक आगे जो राजनीति है, हम ऐसे नेता को लेकर के आए जो अगले 15-20 साल तक हमारा वहां पे नेतृत्व करे। मान लीजिए कि कोई इसलिए हाजन एक जो परिवर्तन है यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। जैसे बाकी स्टेट का एक जिक्र हो रहा था, मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, पर्टिकुलरली ये 2 स्टेट में काफी ज्यादा, तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे क्योंकि वो ग्रूम कर रहे थे लगातार इस तरह, तो कास्ट का सोशल कॉम्बिनेशन जो है। दूसरा चीज है कि डिलीवरी, इस बार उनको जो वो दिया गया था, जो मूल रूप से 2 काफी इंपॉर्टेंट प्रभार थे, गृह मंत्रालय और वित्त विभाग, ये दोनों उनको दिया गया। तो ये लेकर के वहां पे जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह की सुधार, उस चीज को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि एनडीए के जो समर्थन में जिन्होंने इस बार इतनी भारी तादाद में वोट किया था, उनको भी इस बात से सेटिस्फैक्शन होगा, या जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है उस तरह से, और साथ में जो चेहरा सामने प्रस्तुत किया गया है, वो मेरे ख्याल में वो लोगों में भी उस तरह से एक्सेप्टेबल होगा कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया, उनको कहीं से इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई गुरेज होगा। हाँ, ये जरूर है कि देखिए कोई काम ये होता है, वो आप हर समय देखते हैं विपक्ष को कितनी मिर्ची लगी, जितनी मिर्ची लगी है उससे लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव तो तरह तरह की बातें भी उन्होंने की इस परिवर्तन को लेकर। लेकिन आलोक जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं एक बड़े मुद्दे को, क्योंकि बिहार के लिए जो असली मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है, रोजगार का है और विकास का है। मैं ये समझता हूं कि बिहार का आम नागरिक जो है वो चाहे बिहार में रहता है या बिहार के बाहर रहता है, सत्ता उसने आती जाती तमाम देखी, नेता बदलते भी उसने देखे, लेकिन कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास, सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह नीतीश कुमार ने सुशासन किया उसे वो आगे बढ़ाएंगे। इन 3 मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एकदम सही बात है कि सबसे बड़ी चीज है अब डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं। नीतीश जी के शासनकाल में कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि ये शिक्षा हुई, महिलाओं की शिक्षा हुई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तमाम प्रयास हुए, जीविका दीदी ऐसे ये, तो आधी आबादी भी बढ़ के आई है, पिछड़े वर्ग के लिए भी काम हुआ, बिजली आप देखिए, सड़कें यहाँ देखिए, तो ये सब चीजें तो हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिस रोजगार के लिए जो पलायन हमारा है, जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो ताकि लोग यहाँ पे रुके और पलायन यहाँ से ना हो और यहाँ लोग वापस लौटे, एक। और दूसरा है यहाँ उद्योगों का बढ़ना, क्योंकि खजाना है खाली, प्रदेश में सब कुछ होने के बाद भी अभी वो नहीं है, खजाना खाली है। तो इसलिए अब यहाँ के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि यहाँ पे उद्योग लगे, और उद्योगों को लगाने के लिए जो पहले प्रयास होते थे, जैसे लैंड लॉक बता दिया जाता था, सब चीजें बता दी जाती थी, वो चीजें उस दौरान नहीं हुई हैं। अब इस सरकार आने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, जो बाहर के भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं
वो अभी तक यहाँ आने के बाद भी इन्वेस्ट करने में हिचकिचा रहे थे। हम लोग की बात भी हुई, दुबई के इंडस्ट्री से बात हुई, हम लोग ने यूएसए में बात करी, अपने हम लोगों ने जूम मीटिंग करके, और उनको पिछली बार जब ये 2020 से माहौल बनने लगा था तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप आइए, तो वो लोग यहाँ की व्यवस्था को लेकर के उतने संतुष्ट नहीं थे कि हमारा काम ही वहां नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाया। अब ये जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, एक तो केंद्र सरकार खुद भी है, और केंद्र सरकार का बेस अभी तक नीतीश कुमार का रहना और अब उनका खुद का मुख्यमंत्री रहना, तो लोगों को आशाएं बढ़ी हैं कि ये दोनों मिलकर के असली डबल इंजन जब है तो अब ये मिलकर के कुछ यहाँ पर इस तरह की ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ के लिए जब यहाँ उद्योग बनेगा, वे वातावरण बनेगा, तो रोजगार भी यहाँ पे ही होगा, और रोजगार नौकरी के बजाय उद्यम से लाने की बात की जा रही है, जिसपे केंद्र सरकार का और नरेंद्र मोदी जी का जोर रहता है। तो उस दिशा में बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं अभी बनती दिख रही है, और इसी तरह से अब ये देखना होगा कि आगे आने वाला वक्त क्या बताएगा। और ये लोग कह रहे हैं, लेकिन चाहे जितना कहा जाए कि इनकी परिपाटी पे चलेंगे सब कुछ, ये ठीक है, स्कीमें इनकी चलेंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे भी होगा, ये अपने आप को लगाते हुए बीजेपी अपनी पॉलिसीज को ला करके और इन विषयों पर खासा ध्यान देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, इस मुद्दे को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले भी हैं और बहुत नजदीक से बिहार को कवर भी करते रहे हैं, उस घटनाक्रम का आप गवाह रहे हैं, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में पिछले 2-3 दशकों में हुए हैं। हमने सत्ता तमाम बनते बिगड़ते देखी बिहार में, चेहरे बदलते देखे, लेकिन बिहार के विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है। चाहे बात उद्योग की जाए, शिक्षा की बात की जाए, ये अहम मसले हैं बिहार के लिए। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये अहम मुद्दे हैं। दूसरा चीज है कि बिहार का विकास जिस तेजी से शुरू हुआ था नीतीश जी के स्वास्थ्य संबंधी कारण से, वो उतनी तेजी से अग्रसर नहीं हो सका जितनी तेजी से पिछले कार्यकाल में होना चाहिए था। लेकिन लोगों की विश्वास इतना ज्यादा था उनके ऊपर, या गुडविल इतना स्ट्रांग था कि लोग परिवार के एल्डर के, मतलब कई बार होता है कि जिस तरह से हमारी परंपरा है कि परिवार का एल्डर अगर हमारा केयर उन्होंने रखा है, हर तरह के हर सिचुएशन में हमारे लिए खड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए खड़े हों। तो इस तरह से लोगों ने इस बार नीतीश जी के साथ जो जिस तरह का वोट किया, एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरे तरफ नीतीश कुमार का चेहरा, तो वो लेकर के किया। अब यहाँ से आगे जाने की बात है। मैं जो कह रहा था, सम्राट चौधरी एक यंगर लीडर है, मतलब, तो इसलिए एक डायनामिज्म जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है इन्फ्यूज करने की बात, वो चीज उनसे एक्सपेक्टेड होगी कि एक डायनेमिक रूप से और तत्पर होकर के बाकी चीजों को प्रोएक्टिवली वो आगे बढ़ाए। मुझे लगता है कि इस काम में उनको केंद्र से, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, लड़ली प्रधानमंत्री का जो विजन है मोदी जी का, और गृह मंत्री अमित शाह का, भाजपा के अध्यक्ष भी बिहार से ही हैं, अभी हाल तक बिहार सरकार में मंत्री थे, पटना से ही वो एमएलए थे, विधायक थे, तो उनका भी उनको सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे, और प्रधानमंत्री की जो लुक एज पॉलिसी है, आप कंपैरेटिव स्केल पे देखेंगे तो बंगाल को छोड़ करके बाकी जो स्टेट्स हैं उनका डेवलपमेंट, मतलब तो बिहार से ज्यादा तेजी से वो बिहार में भी हुआ है। अब जरूरत यह है बिहार को नेक्स्ट स्टेप पे जाने की। तो इधर जो चीजें हैं, मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा चीज है, मतलब आज भी मुझे लगता है कि बिहार एजुकेशन में बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी भी शिक्षा के लिए बाहर लोग जाते हैं, सेवाएं, और साथ में जो उद्योग की बात कर रहे थे। देखिए, एक अडानी के प्रोजेक्ट से, जो उनका पावर प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के चुनाव के पहले काफी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन हम सब समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको सड़क, पानी, बिजली और लॉ एंड ऑर्डर, ये चीजें कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती है। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है, उस शुरुआत को आगे ले जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप इस चीज को जरूर देखेंगे कि वो जो एक बात किसी समय में नीतीश कुमार जी ने कही थी, और शायद मतलब उस समय कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी थी कि बिहार में औद्योगिक, मतलब वो औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था, इसके कारण उन्होंने लैंडलॉक्ड स्टेट की एक बात की, लेकिन उसको डिफाई किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि इस तरह की चीजें बिहार में होंगी, क्योंकि इंस्पिरेशनल स्टेट बिहार में जो वोट हुए हैं, मनोज जी ये मत भूलिए कि युवा वर्ग है, उन्होंने काफी वोट किया है, काफी मात्रा। वो जो इंस्पिरेशनल है,
या बाहर से जो देशव्यापी या विदेश से आज के समय में जो कनेक्ट लोगों का बन रहा है, तो वो बिहार में उसी तरह का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। जी। इस समय में, आने वाले समय में, वो जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो सरकार से ज्यादा वहां की जो व्यवस्थागत चेंजेस होंगी वहां से आएंगी। तो वो मुझे लगता है कि उसकी तरफ, क्योंकि नया कोई भी ये निजाम आया है, नई रेजीम आई है, लोग वही हैं, व्यवस्था वही है, चेहरे बदले हैं, तो इस चेहरे को, ये जो चेहरे बदले हैं, जो सोशल कॉम्बिनेशन भी दुरुस्त है, इसके साथ वो चीजें लागू की जाएंगी जो लोगों में वो विश्वास करे कि हाँ, बिहार आगे बदलाव के अगले कदम की ओर अग्रसर है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह बिहार की जनता ने जनादेश दिया, बिहार के नौजवानों को, युवाओं को विकास की उम्मीद है, रोजगार की उम्मीद है, बिहार की महिलाओं को सरकार से उम्मीद है, जाहिर तौर पर जो खेती किसानी में लोग हैं उनको बिहार की सरकार से उम्मीदें हैं। इसीलिए शपथ लेने के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और नीतीश कुमार के सुशासन के अनुभव को साथ लेकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, नई रफ्तार देंगे। संजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।